हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दिल्ली एस एकेडमी द्वारा जो 1 नवंबर 2023 से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसके सारे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। और इनके साथ ही साथ इस सीजी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन में दोनों 50-50 क्वेश्चन हैं। हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कैसे जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें 3 ऑप्शन हैं और आपको 1 या 2 ऑप्शन ही पता है, लेकिन आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके सारे बहुत सारे फैक्ट हिस्ट्री के भी इसमें शामिल आएंगे, तो आप एक कॉपी और नोट्स लेके बैठना और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चॉपर पत्थर, चॉपर स्टोन जो है वो निम्न पुराक पाषाण काल से प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन है। हस्तकुठार संस्कृति उत्तर भारत में प्रचलित थी और पेबुल लकड़ी के बने उपकरण होते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है? सबसे पहले आपको ये अंडरलाइन करना है कि क्या क्या बताना है, असत्य। असत्य बताना है मतलब गलत बताना है। तो चॉपर पत्थर के उपकरण निम्न पुराक पाषाण काल से प्राप्त होते हैं, ये कथन एकदम सही है। जो हैंड एक्स कल्चर है, हैंड एक्स कल्चर जो है उत्तर भारत में ना होके सदर्न भारत में, दक्षिण भारत में ये प्रचलित होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। पेबुल लकड़ी के ना होके ये स्टोन के उपकरण होते हैं, पेबुल लकड़ी ना होके ये स्टोन के उपकरण होते हैं। इस प्रकार ये 2 कथन गलत हो गए, 1 आपके सही थे। तो आपको अगर पता है 1 सही है, 1 सही है मतलब या तो असत्य बताना है, 1 सही है मतलब 1 तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन 2 या फिर 3। अब आपके पास इसमें से एक भी ऑप्शन पता है तो आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो। जैसे क्या, हस्त कुठार संस्कृति उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत मिलती है, तो ये गलत है, 2 तो गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें ही है, तो ऑप्शन 2 यही सही हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन भी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात प्रांत में स्थित लांगनाज, इसमें भी क्या कथन सत्य बताना है, इसमें आपको सत्य कथन बताना है। इसमें असत्य था, इसमें सत्य बताना है। गुजरात प्रांत में स्थित लांगनाज महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल है। गुजरात का ये लांगनाज बहुत ही फेमस स्थल है जो मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन एकदम, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लांगनाज की उत्खनन HD संकालीय और AR कैनेडी ने करवाया था, ये भी सही है। लांगनाज में 41 मानव समाधान मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खिल गया है, 41 ना होके ये 14 है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 3 गलत है, तो 3 गलत है, तो ये और ये तो होंगे नहीं और ये भी नहीं होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी ही होगा। 3 अगर पता है कि इसमें से अगर एक भी पता है कि तीसरा लांगनाज में 41 ना होकर 14 समाधान मिले हैं, तो 3 तो असत्य हो गया और इसमें बताना है सत्य, तो 3 होगा ही नहीं। और 3 ऑप्शन में 3 है तो 3 ऑप्शन होंगे नहीं, बचा 1 ऑप्शन, तो वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेदांग दिया गया है और अंग दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, 6 वेदांग की रचना की गई है। और इसमें से जो प्रमुख वेदांग हैं, जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें छंद एक नहीं दिया है, 5 दिया है। एक 6वां वेदांग है छंद, और इन वेदांगों को शरीर के विभिन्न अंगों से तुलना की गई है। तो शिक्षा जो है, अब आपको इसको याद भी करना है कि शरीर के किन अंगों से किन वेदांगों की तुलना की गई। तो इसमें जैसे आपको याद करना है, तो शिक्षा है, तो शिक्षा को आप नाक से सूंघ के प्राप्त करोगे, ऐसा देख सकते हो। शिक्षा को आप नाक से सूंघ कर प्राप्त करोगे। कल्प ये हस्त टाइप का लग रहा है, हस्त की तरह कल्प लग रहा है, तो कल्प आया मतलब हाथ, कल्प आया मतलब हाथ। व्याकरण आया मतलब व्याकरण को आप खा जाओगे, मुख से आप खा जाओगे, तो व्याकरण मुख हो गया। ज्योतिष में ज्योति दिख रहा है, ज्योति मतलब नेत्र, तो ज्योति आपका आँख से रिलेटेड हो गया। निरुक्त मतलब उक्त मतलब बोलना, निरुक्त मतलब, तो निरुक्त जब कोई बोला है तो आप किससे सुनेंगे? कान से सुनेंगे, तो निरुक्त हो गया कान से। और एक होता है छंद,
छंद मतलब छनर छरर पैरी बाजे, कहाँ पे पैर में बजता है, तो छंद हो गया पैर। तो इस तरीके से आपको 6 वेदांगों को 6 शरीर के विभिन्न अंगों से तुलना करने के लिए दिया गया था। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी इसमें रिलेट होता है और ये सही हो जाता है। थर्ड है सिंधु घाटी स्थल। थर्ड में सिंधु घाटी स्थल की जानकारी स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुई है। तो 1947 के बाद जो खोजे गए हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो रोपड़ के बारे में तो आप हमेशा याद रखना, रोपड़ के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट है कि रोपड़ जो है आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है रोपड़। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में है। और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का एक साक्ष्य मिला है रोपड़ में। तो रोपड़ से रिलेटेड ये 3 फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। क्या? आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल है रोपड़, ये पंजाब में स्थित है। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो मिला है वो रोपड़ में मिला है। तो ये सारी चीज़ें थी रोपड़ के लिए। और इसके बाद लोथल जो है, लोथल 1957 में खोजा गया है। लोथल है 1957 में। धौलावीरा जो है ये भी 1967 से लेकर 68 के आसपास खोजा गया था। चन्हू दड़ों की बात करेंगे, ये खोजा गया है 1931 में। चन्हू दड़ों आपको खोजा गया है 1931 में। तो और ये चन्हू दड़ों के बारे में एक फेमस है कि यहाँ पे एक भी दुर्ग वाले साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कम्प्लीटली एक औद्योगिक नगर थी, इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे मन के बनाने के कारखाने, मुद्रा कारखाने, ये सारी कारखाने थे, लेकिन कोई भी एक दुर्ग यहाँ पे नहीं था। तो चन्हू दड़ों आपका एक एलिमिनेट होता है। तो दो नहीं होगा, मतलब 2 नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो क्या बचा? सी। अगर आपको चन्हू दड़ों के बारे में ही सिर्फ पता था जो 1931 में खोजा गया है, तो उसके बेसिस पे, एक के बेसिस पे आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्या? चन्हू दड़ों नहीं है, मतलब ऑप्शन 2, ये 2 नहीं होना चाहिए। इसमें भी 2 है, मतलब ये नहीं है। इसमें भी 2 है, मतलब ये भी नहीं है। इसमें 2 नहीं है, मतलब ये हो सकता है। इसमें भी 2 है, मतलब ये भी नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट गए, मतलब बचते हैं क्या? ये। तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब क्वेश्चन 5 में विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको हमेशा क्वेश्चन में ये अंडरलाइन करना है, सत्य कथन पहचानना है करके। अब सत्य कथन पहचानना है। हड़प्पा 4 स्टेटमेंट दिए हैं और 4 में फिर कौन से सत्य हैं ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दैमाबाद है। तो हम लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 दिशाओं के अलग अलग नगरी हैं। सबसे उत्तर में है मांडा जो कि जम्मू में है, और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिण में है दैमाबाद और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये इसकी किनारे की नदी एक कीम या फिर भगतरव या फिर प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है। पूर्व की दिशा की ओर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, और ये स्थित है यूपी में। और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में सूत कांगेडोर है, और ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और ये है दास्क नदी के किनारे सूत कांगेडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू में। पूर्व का है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी हिस्सा है दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कीम और प्रवरा नदी के किनारे। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दैमाबाद, पश्चिमी स्थल सूत कांगेडोर है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। आलमगीरपुर स्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। सूत कांगेडोर स्थल की खोज ऑरेल स्टाइल ने प्रवरा नदी के तट पर की थी। प्रवरा नदी के तट पे क्या है? दैमाबाद है। तो सूत कांगेडोर का प्रवरा नदी से संबंध ही नहीं। अगर आपको इसकी खोज कौन की थी ये भी नहीं पता है तो भी आप इसके ऑप्शन को टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रवरा नदी के किनारे कौन है? दैमाबाद है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है।
मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पे स्थित है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो पाँचवा के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपका पहले स्टेटमेंट में देखो तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं सीधे सीधे। अब होगा आंसर या तो सी या फिर डी। तो आपको फिर यहाँ से प्रवरा नदी, तो ऑप्शन 3 कट गया, तो ये भी कट गया, तो बचता है आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की बताना है। असत्य कथन बताना है, हड़प्पा नदी रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की आप मैप पे पोजीशन देखोगे तो ये सिंधु नदी है, तो ये रावी नदी है और हमको पता है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो रावी नदी जम्मू कश्मीर से होती हुई इस तरीके से बहती है, तो इसका ये डायरेक्शन हो गया। और रावी नदी के दक्षिण में नीचे में ये हड़प्पा स्थित है, तो इसकी ये दिशा है, तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो इस हिसाब से रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा स्थित है, तो ये दायां तट, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। असत्य बताना है, एक गलत है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो नहीं होगा, उपरोक्त सभी ये हो सकता है, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन कट गए, मतलब या तो होगा तो ए या फिर आपका होगा ऑप्शन सी। सुरतगोई हड़प्पा स्थल पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। सुरतखोई के बारे में पता है हमारा, सुरतखोई अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता की एक औपनिवेशिक उपस्थिति थी अफगानिस्तान में। तो सुरतगोई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। हुलास गुजरात में अवस्थित हड़प्पाई स्थल है, तो 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। अब तीसरा है हुलास गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थल है। ये स्टेटमेंट जो है मेरे को नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे को पता है ये 2 ऑप्शन 1 और 2, और अब मेरे को पता है लेकिन ऑप्शन 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो 1 और 2 गलत हैं। या तो हो सकता है ये, या तो हो सकता है सी। अब मेरे को लेना है रिस्क, क्यों 50-50 वाले चांस है, तो मैं ले सकता हूँ इसमें रिस्क। तो इसमें हम लोग ले सकते हैं रिस्क कि या तो ऑप्शन होगा ए या तो ऑप्शन होगा सी। मैंने मार दिया ऑप्शन ए। इसमें 50-50 चांस है, इसमें लक काम करेगा आपका। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ, अगर जहाँ भी आपको ऑप्शन में 50-50 लग रहा है तो आप रिस्क लीजिए। आप यहाँ 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 ऑप्शन में आप 50-50 हैं, तो आप रिस्क लीजिए। तो मैंने यहाँ ऑप्शन लिया ए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सही भी हो सकता है, तो लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि आंसर है ऑप्शन सी। सभी स्टेटमेंट गलत हैं। हुलास के बारे में बताते हैं। हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है, न कि गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। तो आप अगर जो ये लेते या तो ये लेते, ये लिए होते तो सही होता। 50-50 चांस से आप रिस्क ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें बताना है सत्य कथन। सत्य कथन बताना है, पद्मासन योग मुद्रा में बैठे त्रिमुखी पुरुष की आकृति वाली मुहर हड़प्पा से न मिलके ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ये मूर्ति जो मुहर है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एक गलत हो गया, सत्य बताना है तो एक तो होगा नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सीधा आपको पता है 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन होगा बी। आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो गलत ही है और 3 ऑप्शन में एक है, तो 3 ऑप्शन कट गए, बचे आंसर 1। तो नेक्स्ट अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। कालीबंगा से एक साथ 7 अग्निवेदिकाओं का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा से अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं ये पता है, लेकिन 7 मिले हैं कि कितने मिले ये नहीं पता है। तो कालीबंगा से अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, ये सही हो सकता है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये मैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में इस बारे में बताया था, तो ये भी सही है। तो 3 सही है, 2 सही है, ये ऑप्शन सही हो जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और उसके खोजकर्ताओं को मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है। हड़प्पा 1921 में खोजा गया एक पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और इसमें से चन्हूदड़ो 1931 में खोजा गया था, इसकी खोज MC मजूमदार ने की थी। बस यही दो मेरे को पता था। ए का एक होगा तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। चन्हूदड़ो 1931 में MC मजूमदार ने किया था। सी का 3 होगा तो सी का 3 एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। बस 2 पता था, 2 नहीं पता था, तो भी आपने ये ऑप्शन को क्लिक कर लिया। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 का रेंज आता है। तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है और दैमादाद की BP बोपार्डीकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना फोटी नाव से की गई है। इसमें हमको बताना है असत्य कथन। अंडरलाइन किया असत्य को, असत्य कथन बताना है। तो छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से तो की गई है, लेकिन ये छांदोग्य उपनिषद में ना होके ये की गई है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में ये तुलना की गई है कि यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। और यम नचिकेता संवाद जो है ये कठोपनिषद में किया गया है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में किया गया है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये गलत है। ये आपको पता चल गया 2 ऑप्शन के बारे में। तो असत्य बताना है। 2 तो सही है, मतलब ये ऑप्शन आपके किसी भी ऑप्शन में अगर 2 है तो वो नहीं होगा। तो 2 इसमें है तो ये नहीं होगा, 2 इसमें भी है ये भी नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये तो कट ही गए। अब आप आ गए सीधे 50-50 में, या तो होगा ये या तो होगा आपका डी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये स्टेटमेंट 100% सही है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 और 3 सही है। असत्य बताना है तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। यजुर्वेद में हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग किया गया है। उर्दर वैदिक काल में उर्दर जो है वैदिक काल में अनाज मापने का बर्तन होता था। ऋग्वेद में हल से निर्मित लकीरों को सीता कहा जाता था। सत्य कथन बताना है। इसको मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को इसके बारे में सिर्फ यही पता है कि सीता जो शब्द है ये कृषि से रिलेटेड एक शब्द होता है। कहीं पे इसको हल के लिए, कहीं हल जोतने के लिए, खेत से रिलेटेड शब्द के लिए सीता शब्द का प्रयोग बहुत ही प्रोमिनेंट किया जाता था। तो ऋग्वेद में हल के से निर्मित लकीरों को सीता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट मेरे को पता है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, मेरे को बस इतना पता है और कुछ नहीं पता है। तो ऑप्शन थर्ड सही है, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन ये दोनों बचते हैं, इन दोनों में ही जो होगा ऑप्शन 1 होगा। अब हम लोग ये देखें कि हल के लिए सिर शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसमें ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन भी इसका आंसर होता है। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। तो इस सभ्यता का नगर नियोजन जाल पद्धति पर विन्यस्त थी, मतलब ग्रिड सिस्टम पे ही बेस था, और ये स्टेटमेंट 100% सही है। इस सभ्यता में सभी नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 नहीं भाई, 2 भागों में। एक पश्चिमी हिस्सा था और एक पूर्वी हिस्सा था। पश्चिमी हिस्सा दुर्गीकृत था, कुछ ऊंचाई पे बसा हुआ था जहाँ पे शासक लोग निवास करते थे, और पूर्वी हिस्सा कुछ धरातल पे नीचे पे था, दुर्गीकृत नहीं था, आम जनता इसमें निवास करती थी। तो स्टेटमेंट आपका 2 गलत है। सत्य बताना है, 2 तो गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, केवल 1 सही है। 1 सही है तो ये ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है हमको। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई। आपको एक ग्राफ पता होना चाहिए। ये ऋग्वैदिक काल है, इसके बाद उत्तर वैदिक काल, इसके बाद सूत्र काल, ये सब आता है। और ये ग्राफ इस तरीके से बनता है स्त्रियों की दशा को लेके। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल में ठीक थी, उत्तर वैदिक काल में कम हो गई और सूत्र काल में और कम हो गई। तो
तो इस तरीके से स्त्रियों की दशा लगातार गिरती जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई, ये एकदम सत्य कथन है। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारी समूह को सेनानी कहा जाता था, ये हमको नहीं पता। इस काल में विदथ नामक संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा समिति विदथ, ये वैदिक सभ्यता में कुछ समूह होते थे। सभा के बारे में आप समझो तो ये वर्तमान मंत्री परिषद से रिलेटेड होता है। और समिति एक ग्राम सभा से जैसा संस्था है जिसमें ग्राम के सभी लोग इसमें मेंबर होते हैं, तो समिति ग्राम सभा बन गया। सभा मंत्री परिषद बन गया जिसमें कुछ प्रोमिनेंट मेंबर होते थे जो मंत्री बनते थे, जो राजा को सलाह देते थे। विदथ के बारे में कहा, एक ही स्टेटमेंट सबसे बोल्ड एंड लाइट है और वो है विदथ आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, ऋग्वैदिक काल में थी और उसके बाद धीरे धीरे ये समाप्त हो गई। तो ये विदथ जो है इस काल में, उत्तर वैदिक काल में इस संस्था का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है। विदथ का अस्तित्व समाप्त हो गया, 3 भी सही है, 3 भी सही है। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आप हम लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 ऑप्शन बचा है। तो ये मेरे को नहीं पता है कि राजा के अधिकारी समूह को सेनानी कहा जाता है। मैंने गेस किया कि सेनानी में तो सिर्फ सेना आता होगा, सभी अधिकारी समूह को सेनानी थोड़ी बोलते होंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, उस हिसाब से 2 गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वैदिक संस्कृति में वर्णित शब्द करम्भ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो मैं जब सॉल्व कर रहा था तो कर्म के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी। कर्म के बारे में मैंने पढ़ा, तो कर्म जो है ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। कर्म का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है और इसको खाद्य पदार्थ से रिलेट किया गया है। तो 13 का ऑप्शन होता है डी, खाद्य पदार्थ से रिलेटेड एक शब्द है कर्म। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। 7वें मंडल में क्या है? दशराग युद्ध। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है जिसमें 10 राजाओं के और आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें दशराग का गुरु हैं वो गुरु वशिष्ठ हैं। तो 7वें मंडल की रचना भी गुरु वशिष्ठ ने किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, असत्य बताना है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो एक होगा आपके ऑप्शन में। तो सभी ऑप्शन में एक है, मतलब सभी ऑप्शन हो सकते हैं। इस वेद के 9वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन 9वें में ना होकर 7वें में है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो 10वें मंडल में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो वर्ण भेद है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, ये सब के बारे में जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सत्य है। तो तीसरा सही है। तो तीसरा सही है, मतलब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, होंगे तो ऑप्शन ए और बी। हमने देखा कि 1 और 2 दोनों गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद और राजधानी। मगध की राजधानी 2 थी, गिरिब्रज और राजगिरी। गिरिब्रज और राजगिरी मगध की राजधानी थी, तो इसमें एक ऑप्शन हो गया क्या? गिरिब्रज। वत्स को आपको याद करना है, तो वत्स का ट्रिक है, वत्स मतलब बेटा। तो श्री राम के बेटे का नाम था कुश, तो वत्स मतलब बेटा, श्री राम के बेटे का नाम था क्या? कुश। तो वत्स आपका कौशाम्बी से रिलेट कर लेना है, सीधा सीधा वत्स है कौशाम्बी से। मल्ल मतलब मल्ल की भी 2 राजधानी थी, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी, एक में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था और महावीर जैन ने एक जगह निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये मल्ल के कुशीनगर और पावापुरी 2 स्थान है इसकी राजधानी। तो इसमें हमारे को दिया गया है कुशावती। चेदी को हम लोग छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद से जोड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ को चेदी जनपद से माना गया है। और चेदी जो है
इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 संस्कारों की बात की गई है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में 16 संस्कारों की बात की गई थी। जब बच्चा जन्म लेता है तब से गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, इस प्रकार से 16 संस्कार किया गया है। और अंतिम संस्कार जो वो मृत्यु संस्कार होता है अंतिम में, वो अलग है। तो जात कर्म के बारे में कहा गया है। जब जात कर्म में पिता जो है बच्चे के जन्म के समय उसके कानों में मंत्र पढ़ता है और उसे शहद को चटाता है, तो शिशु को स्पर्श कर मंत्र जाप और शहद चटाना जात कर्म में किया जाता है। निष्क्रमण मतलब बाहर जाना, शिशु पहली बार घर से बाहर निकालते हैं, ये भी सही है। सीमांतोन्नयन विभिन्न अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए एक संस्कार है। जो बच्चा पैदा नहीं होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय स्त्री के बालों को ऊपर उठाया जाता है और कुछ प्रक्रिया की जाती है, तो बच्चे को अनिष्ट से बचाने के लिए ये पूजा किया जाता है और ये सीमांतोन्नयन होता है। क्षमापवर्तन एक प्रक्रिया संस्कार है जिसमें जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता है, तो गुरुकुल में जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो गुरुकुल में जो गुरु है वो बच्चे को आपका शिक्षा समाप्त हो गया, समापवर्तन उस प्रकार से किया जाता है और ये गुरु द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार ऑप्शन इसका 4 हो गया। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुई थी, हमको ये पता है कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी और इसके कुछ अध्यक्ष हुए थे और ये कुछ शासकों के कार्यकाल में हुआ था और इसमें कुछ प्रमुख घटनाएं भी हुई थी। तो सबसे जो 483 में सबसे पहला जो बौद्ध संगीत हुई वो था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, फिर 383 ईसा पूर्व में हुआ, फिर 251, फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इस प्रकार से हुआ था बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था ये जानने के लिए एक मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले एक लड़का है राज, उसको एक लड़की से प्यार होता है और उसका नाम होता है वैशाली। राज को वैशाली से शादी होता है और दोनों ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया और वो बच्चा है पाटलिपुत्र। अब बच्चा हो जाने के बाद इन लोग प्लान करते हैं अब हनीमून जाने का। तो हनीमून कहाँ जाएंगे? कश्मीर। तो राज से बना राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बताना है हमको सत्य बताना है। एक गलत है तो एक ऑप्शन जिसमें रहेगा वो नहीं होगा। तो एक इसमें है, ये नहीं होगा, ये इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन या तो बी या तो डी। एक पता होने के बाद हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं स्थिरवाद और थेरवाद में विभक्त हो गया। नहीं, चतुर्थ में महायान और हीनयान में बदला था। स्थिरवाद और थेरवाद जो है वो दूसरे बौद्ध संगीति में ये विभाजन हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, नहीं, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता समाकवि ने की थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो सत्य कथन बताना है तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। जैन तीर्थंकर को क्रम के अनुसार बताना है। इसमें से मैं देखूं तो मेरे को सिर्फ 2 के बारे में पता है और तीसरे के बारे में एक हल्का सा एक हिंट पता है, चौथे के बारे में कुछ नहीं पता। तो पार्श्वनाथ प्रथम तीर्थंकर जो है हमारे वो हैं ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें हैं महावीर स्वामी। 24वें हैं महावीर स्वामी, पहले हैं ऋषभदेव, बस ये पता है। तो पार्श्वनाथ 23वें हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो ए का 1 होना चाहिए, ए का 1 होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। महावीर स्वामी आखिरी हैं, 24वें हैं। बी का 2 होना चाहिए, बी का 2, तो ये तो इसमें तो सभी में 2 डाल दिया। शांतिनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में इनका कुछ उल्लेख होता है। शांतिनाथ के कुछ
स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। और ये 16वें हमारे जैन तीर्थंकर होते हैं। इसके बारे में कुछ हल्का सा जानकारी है, बाकी कुछ जानकारी नहीं। तो सी का हो गया 3, सी का हो गया 3, तो या तो होगा ये या तो होगा हमारा पहला एलिमिनेशन में ये दोनों मैच करता है, तो ऑप्शन सी हमारा ये सही हो गया। अगर हमको नहीं पता अजीत नाथ कौन थे, फिर भी हमने ये ऑप्शन को क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, महावीर स्वामी के पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म पहले आया था, बौद्ध धर्म बाद में आया था। तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनके पिता का नाम था, जो महावीर बौद्ध का नाम था, महावीर बौद्ध का नाम था सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रियों के वज्जी महाजनपद में जात्रिक कुल के प्रधान थे। तो महावीर स्वामी के पिता शुद्धोधन नहीं थे, महावीर स्वामी के पिता थे कौन? सिद्धार्थ। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। और बताना क्या है? कथन सत्य। तो एक तो गलत है और सत्य बताना है, तो एक ऑप्शन ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी त्रिशला लिच्छवी वंश से थी। तो महावीर स्वामी की पत्नी नहीं थी, ये माता थी। त्रिशला जो थी वो महावीर स्वामी की माता थी, जो वैशाली की लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो महावीर स्वामी की पत्नी ना हो गई, ये माता थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सत्य बताना था, 2 गलत हो गया। तो 2 गलत है, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन हमारा एकमात्र बी। तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, 100% सही है। तो तीसरा ऑप्शन ही मात्र इसमें सत्य है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो गया बी सही आंसर। कौशल महाजनपद की पहचान आधुनिक अवध क्षेत्र से की जाती है। अवध का एक सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र होता है अयोध्या। अवध का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है अयोध्या। तो कौशल महाजनपद की पहचान आधुनिक अवध क्षेत्र से की जाती है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। सही बताना है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन के चयन कीजिए। सत्य कथन बताना है। बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ दीपवंश और महावंश, इसमें श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है और ये एकदम सही स्टेटमेंट है। माध्यमिक कारिका को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। माध्यमिक कारिका को न करके महाविभास सूत्र महाविभास सूत्र इसकी रचना की थी वसुमित्र में। वसुमित्र द्वारा रचित महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, न कि माध्यमिक कारिका को। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो सत्य बताना है, 2 हो गया गलत, 2 हो गया गलत, 2 हो गया गलत, 2 हो गया गलत। एक ऑप्शन बचता है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बस ये पता होना चाहिए था एक स्टेटमेंट, और हमने 2 को गलत करके एक ही ऑप्शन बचाया और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया। माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने की है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें पुस्तक और रचनाकार के बारे में बताना है। पंच सिद्धांतिका हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर ने किया है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने किया है। बाल चरित मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तो सर्व प्रसिद्ध है। तो डी का 4 होना चाहिए, मतलब ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ए का 1 होगा, ए दोनों में से 1 होगा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है, बी का 2 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरहुत और सत्य कथन के बारे में बताना है। भरहुत स्तूप वेदिका का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, ये स्टेटमेंट 100% सही है। लेकिन भरहुत स्तूप का तोरण द्वार मौर्य काल में बना था, ये मेरे को नहीं पता था। लेकिन इसका आंसर मॉडल आंसर में दोनों सत्य कथन लिया गया है, नहीं केवल एक सत्य कथन लिया गया है। तो ऑप्शन 1 सत्य है, बी गलत है।
तो भरहुत स्तूप का तोरण द्वार मौर्य काल में नहीं बना है, ये किसी और काल में बनाया गया था। स्मृति ग्रंथों की रचना अंतिम रचना क्रम के अनुसार क्रम में बताना है। ये मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको इसका आंसर। सबसे पहला बस इतना पता था कि मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है हमारी, तो ऑप्शन होगा मनुस्मृति सबसे पुरानी, तो ये तो नहीं होगा, होगा तो ये तीनों में से ही होगा। तो 24 का आंसर है ऑप्शन सी मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, उसके बाद कात्यायनी स्मृति सबसे लेटेस्ट है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायनी स्मृति, ये हमारा क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। ये एकदम सत्य कथन है, गुण पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था। और गुप्तचर जो होते थे 2 होते थे, अगर एक ही स्थान पे कोई बैठा है तो वो उस गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, और कोई घूम घूम कर गुप्तचर करता था उसको बोलते थे संचार। तो ये 2 प्रकार के होते थे गुण पुरुष। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सत्य है। कथन सत्य बताना है तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सत्य है। ये एकदम आसान सा सवाल था। प्रांत और उसकी राजधानी, मौर्य शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके समय 4 राज्य थे, लेकिन हम जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में हमारा साम्राज्य सबसे बड़ा विस्तारित था, और इनके काल में 5 प्रांत थे। 5 प्रांत कौन कौन थे? अवंती, दक्षिणापथ, प्राची प्रदेश, कलिंग और उत्तरापथ। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची प्रदेश, कलिंग को जीता था अशोक ने, और अवंती। तो अवंती का जो राजधानी है वो है उज्जैनी। उत्तरापथ मतलब उत्तर में, भारत के उत्तर में, तो हमको पता है तक्षशिला जो है वो गांधार में, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है तक्षशिला, तो उत्तरापथ की राजधानी होगी तक्षशिला। कलिंग हमारा उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा के इसकी राजधानी थी तोसली। प्राची का राजधानी होता है, प्राची का पाटलिपुत्र, प्राची की राजधानी है पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। तो अवंती की राजधानी है क्या? उज्जैनी। एक का होगा 4, तो ये 3 ऑप्शन, एक ये एलिमिनेट हो गया। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, बी का 3 या तो होगा बी या तो होगा ए, तो ये दोनों ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए। प्राची का प्रदेश, प्राची का है पाटलिपुत्र, तो सी का हो गया 2, तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, मेरे को सिर्फ 3-4 तीर्थंकर के बारे में ही पता था, इस हिसाब से मैंने इसको कैसे डील किया। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव के जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह है सांड। और पार्श्वनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। बस ये 3 प्रतीक चिन्ह पता था। इस ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से हम कैसे डील करते हैं। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह है सिंह, महावीर स्वामी नहीं है ऑप्शन में। पार्श्वनाथ दिया है, इनकी प्रतीक चिन्ह थी सांप, प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ की सांप। सी का हो गया 4, सी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। और ऋषभ के बारे में तो नहीं पता है, बाकी सबका ऑप्शन नहीं पता था, एक ही ऑप्शन पता था, उस हिसाब से हमने ये डील किया। ये कुछ कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय, कुछ शैव, ये तीनों शैव धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। कापालिक संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि ये कापालिक मतलब कपाल लेके चलते हैं, और अपना जो खाना पीना होता है वो मनुष्य के खोपड़ी से ही करते हैं। ये मानव खोपड़ियों मतलब कपाल के माध्यम से ही खाते पीते हैं, वही हमारा उनका बर्तन होता है, उसी के माध्यम से वो पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे। तो ये कापालिक एक शैव संप्रदाय से संबंधित है, और इनके इष्ट देव जो हैं वो भैरव माने जाते हैं। ये एकदम सत्य कथन है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर के नाम से जाने जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ये कालामुख संप्रदाय ये
मुख्यतः मैसूर वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता था। लिंगायत समुदाय, जो अभी कर्नाटक चुनाव जब भी आता है तो लिंगायत संप्रदाय के बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ये समुदाय, और ये भी शैव समुदाय से रिलेटेड है और ये वीर शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइमेकस टालमी द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार की बहुत सारी विदेश नीति के, एक मेंस पे क्वेश्चन भी बनता है कि बिंदुसार की विदेश नीति के बारे में कुछ बताते हैं। तो बिंदुसार के बारे में इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है और तीनों एक मेंस के 4 नंबर का एक आंसर हो सकता है। क्या है? बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। और सीरिया के शासक ने मदिरा, सूखी अंजीर ये दोनों भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने से वो मना कर दिए थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सत्य है। कथन असत्य है बताना है, तो तीन तो सत्य है, तो 3 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन हमारा सीधा सीधा बन जाता है ऑप्शन सी, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी देख लेते हैं। इसमें से टालमी द्वितीय के समय डायनीसियस आया था। टालमी द्वितीय के समय डायनीसियस आया था और डाइमेकस जो था वो एंटियोकस प्रथम के समय आया था। ये स्टेटमेंट थोड़ा अलट पलट दिया गया है कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। डाइमेकस जो है वो एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था और डायनीसियस जो है वो टालमी द्वितीय का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ऑप्शन 1 और 2 हमारा गलत होता है। नेक्स्ट में आर्टविक के बारे और विभाग बताना है, तीर्थ और विभाग के बारे में बताना है। आर्टविक से नहीं भी पता हो तो देखो, आर्टविक मतलब जंगल होता है, आनंद मतलब जंगल होता है। तो आर्टविक से क्लियर हो रहा है कि ये वन विभाग से रिलेटेड होगा आर्टविक मतलब, तो सीधा आर्टविक को हम लोग वन विभाग से रिलेट कर देते हैं। तो ए का हो गया 3, तो सीधा क्या हो गया, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। समाहर्ता सबसे हरता है, समाहर्ता सबसे हरता है मतलब सबसे पैसा लेता है, तो ये राजस्व विभाग का प्रधान होता है समाहर्ता। ए का हो गया 4 ए का हो गया 4, बी का हो गया 4। प्रशासता, दैवारिक और व्यवहारिक और प्रतिष्ठा। व्यवहारिक और प्रतिष्ठा के बारे में प्रसिद्ध है। व्यवहारिक जो है होता है दीवानी न्यायालय होता है और प्रतिष्ठा होता है वो फौजदारी न्यायालय होता है। तो यहाँ पे व्यवहारिक के बारे में दिया है, तो व्यवहारिक क्या है, नगर का मुख्य न्यायाधीश। ई का हो गया 5, ई का सभी 5 हो गया। प्रतिष्ठा होता है फौजदारी न्यायाधीश। प्रशासता क्या है, ये होते हैं हमारे राजकीय आदेशों के से लिपिबद्ध करने वाले को प्रशासता कहा जाता है। तो सी का हो गया 1, तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो हैं वो सातवाहन काल के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं और सबसे प्रसिद्ध शासक हैं सातवाहन गौतमीपुत्र सतकर्णी। कुषाणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में वेड़कटक नगर की स्थापना किए थे। ये कुषाणों को न पराजित करके ये शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में वेड़कटक नगर की स्थापना किए थे। सातवाहन, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। कथन सत्य है वो बताना है, तो 1 तो नहीं होगा, तो दोनों सत्य है नहीं, 1 तो गलत है, तो ये भी नहीं होंगे ऑप्शन, या तो बी या तो होगा डी। सातवाहनों के शांति काल का महान शासक हॉल था, ये एकदम सत्य है, जिसने बृहद कथा पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पे थोड़ा सा खेल गया है। हॉल ने एक प्रसिद्ध रचना किया था जिसका नाम था गाथा सप्तशती। हॉल ने गाथा सप्तशती की रचना किया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होता है। तो ऑप्शन हमारा दोनों असत्य हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से शासकों का संबंध मगध महाजनपद से है? तो मगध महाजनपद सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे सातवाहन वंश के थे, और सातवाहनों का शासनकाल जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ था। हमारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के एरिया में सातवाहनों का शासनकाल हुआ है। और ये मगध की बात कर रहे हैं तो मगध हमारा उत्तर भारत में एक साम्राज्य था, और ये सतकर्णी जो है दक्षिण भारत के शासक है। तो ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन
एक नहीं होगा, महाजनपद से संबंधित ये नहीं है, तो एक नहीं है मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन होगा बी। तख्ते बही अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो तख्ते बही अभिलेख, इसका आंसर मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये पार्थियन वंश से रिलेशन इस रखता है। तो परथे बही बौद्ध मठ, एक फेमस बौद्ध मठ है। तख्ते बही प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, और ये इंडो पार्थियन वंश से रिलेशन रखता है। तख्ते बही अभिलेख। विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के संप्रदाय महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्यों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, ये भी सही है। बौद्ध धर्म का उदारवादी मत है, ये भी सही है। महायान और हीनयान और महायान उदारवादी था और हीनयान कट्टर था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों का स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हमारा 34 का डी सही होता है। 35 में अभिलेख और शासक के बारे में देखते हैं। हाथी गुफा के बारे में प्रसिद्ध है कलिंग शासक खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख फेमस है। कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। तो ए का हो गया 2, तो या तो होगा ए या तो होगा सी, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, तो ये काट दिया। रुद्रदमन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख भी फेमस है। रुद्रदमन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, बी का 4, तो बी का 4 होगा, तो या तो होगा ए या तो होगा सी, इसमें भी सेम बन रहा है। भब्रू, इसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सी का एक एक ही मात्र है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त के दरबारी थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इसमें से अभिलेखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं बता देता हूँ। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, जो एक तिथि विहीन अभिलेख है, जिसमें नंद शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर निर्माण का उल्लेख मिलता है। नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमको हाथी गुफा अभिलेख देता है। नेक्स्ट है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख गुजरात से मिला है, और ये शक शासक जो हैं रुद्रदमन, इसके द्वारा मिला है, और ये संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है, जिसमें मौर्य शासन द्वारा वहाँ पे झील का निर्माण किया गया था और पुनर्निर्माण किया गया था, उससे संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उसका राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। भब्रू जो होता है, भब्रू अभिलेख जो है, उसमें अशोक के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसमें बुद्धम धम्मम संगम के प्रति आस्था को व्यक्त किया गया है। तो ये कुछ अभिलेखों के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंदसौर प्रशस्ति, बिल्सन अभिलेख और कुमारगुप्त का मथुरा अभिलेख। तो कुमारगुप्त के बारे में मैंने पढ़ा है, और कुमारगुप्त के बारे में हिस्ट्री में 2 अभिलेखों के बारे में मैंने पढ़ा है, और एक है मंदसौर अभिलेख और दूसरा है विल्सन अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की रचना इनके दरबारी विद्वान थे वत्स भट्टी जो हैं इनके दरबारी दीवान, इन्होंने यह अभिलेख लिखा था, जिसमें कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का वर्णन इस मंदसौर अभिलेख में किया गया है, जिसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। तो मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना कुमारगुप्त के दरबारी मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख की रचना कुमारगुप्त के दरबारी विद्वान वत्स भट्टी ने की थी, ये स्टेटमेंट सही है। विल्सन अभिलेख, इसमें कुमारगुप्त के शासन में विल्सन अभिलेख लिखा गया था। तो गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त तक का वर्णन विल्सन अभिलेख में किया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब तो है जिसमें गुप्तों की वंशावली का वर्णन किया गया है। 1 और 2 स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो सत्य कथन बताना है, तो 1 तो सही है और 2 भी सही है, या तो होगा ये या तो होगा ये। और तीसरा स्टेटमेंट मथुरा अभिलेख जैन प्रतिमा का
उत्कीर्ण अभिलेख है, ये भी स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन होगा सी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में 4 नवरत्नों को लिया गया है और इनके कुछ क्षेत्र थे वो हमको बताना है। तो घट कर पर वर रुचि शंकु विताल भट्ट। शंकु से की रचना होती है इस तरीके से, तो शंकु की रचना इस तरीके से है। तो शंकु का जो होगा वो वास्तुकला से रिलेशन होगा। तो सी का होगा 1, सी का 1, तो 3 ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, ये ऑप्शन सीधा कट गया। तो वेताल भट्ट एक जादूगर थे। जैसे हम लोग बेताल भट्ट जो है वो जादूगर थे, विक्रम बेताल सुने हैं ना, उसी तरीके से ये बेताल भट्ट थे जो जादूगर थे। तो डी का हो गया 2, डी का 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। घट कर पर जो होते हैं वो कूटनीतिज्ञ थे। घट कर पर जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन यहाँ पे ज्योतिष विद्या से ऑप्शन ही इनका दिख रहा है। वर रुचि जो थे व्याकरणाचार्य थे, वर रुचि जो थे व्याकरणाचार्य थे, तो ऑप्शन हमारा ये ए सही होता है। हुणों के आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, ये हमारा बहुत ही फेमस अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, जिसमें बताया गया है कि हुणों और पुष्यमित्रों के आक्रमण से स्कंदगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। मिहिरकुल महानतम हूण शासक था जिसने सियालकोट को अपनी राजधानी बताया था। तो मिहिरकुल भी एकदम मिहिरकुल जो था वो तोरमान का पुत्र था। तोरमान कौन था? भारत में हुणों की सत्ता का संस्थापक, भारत में हुणों की सत्ता का संस्थापक कौन था? तोरमान। और इसका पुत्र कौन था? मिहिरकुल। ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म था और एकदम कट्टर शैव था, जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोग इससे खौफ खाते थे और इसको बौद्ध धर्म का घोर विरोधी कहा जाता था। तो मिहिरकुल महानतम हूण शासक था जिसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से इसका दोनों कथन सत्य हो जाता है। अशोक के अभिलेखों का, अशोक का मानसेहरा अभिलेख हाजरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। यिर्रागुड़ी अभिलेख बुस्त्रोपैदन शैली में लिखा गया है। तो अशोक का मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, अशोक के 2 अभिलेख हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान से मिले हैं और दोनों की लिपि जो है वो खरोष्ठी में लिखी गई है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये 2 पाकिस्तान से मिले हैं और दोनों की लिपि जो है वो खरोष्ठी में लिखी गई है। तो अशोक का मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। यिर्रागुड़ी अभिलेख वस्त्रोपैदन शैली में लिखा गया है। वस्त्रोपैदन शैली में जो अभिलेख थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते थे। अब अशोक के मौर्य काल में वस्त्रोपैदन शैली में कोई भी लिखा नहीं जाता। वस्त्रोपैदन शैली वो होता है, जैसे ये लाइन है तो सबसे पहले शैली में, इस शैली में इधर दाएं से पहले बाएं लिखेंगे, फिर बाएं से दाएं लिखेंगे, ये शैली होती है वस्त्रोपैदन शैली, जो सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन ये मौर्य साम्राज्य के समय इस प्रकार की शैली की इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो 39 का, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। तो यिर्रागुड़ी अभिलेख जो है ये वस्त्रोपैदन शैली में ही लिखा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो न तो 1 न तो ही 2 असत्य कथन बताना था, दोनों सत्य हैं, ना ही 1 ना ही 2, इसका आंसर हो गया डी। भारत में आने वाला प्रथम कुषाण शासक भीमकडफिसिस था। सत्य कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। भीमकडफिसस भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। भीमकडफिसस के बारे में जानकारी के लिए मैं कुछ बताता हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भीमकडफिसस जो था, इसके ऊपर एक और कुजुल कडफिसस थे, कुजुल कडफिसस थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे कुषाण वंश के भारत में वो थे भीमकडफिसस। और इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए थे और उन सोने के सिक्कों में शिव, नंदी बैल और त्रिशूल का अंकन किया था। मेरे को बस कुजुल भीमकडफिसस के बारे में इतना जानकारी पता है कि ये भारत में
कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए जिसमें शिव नंदी बैल का अंकन था, त्रिशूल का अंकन था। तो भारत आने वाला प्रथम कुषाण वंशी शासक भीम कटफिसस था, ये स्टेटमेंट सही है। भीम कटफिसस ने राजा वांग की उपाधि धारण की थी, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। भीम कटफिसस ने पाटलिपुत्र को जीतकर भगवान बुद्ध का कमंडल प्राप्त किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है क्योंकि भीम कटफिसस तो शैव धर्म का था, तो बुद्ध धर्म का कमंडल क्यों प्राप्त करेगा। तो भीम कटफिसस ने शिव नंदी के त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 4 सही है, 1 सही है। सत्य कथन बताना है तो 1 सही है, ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। इस प्रकार से 4 भी सही है, 4 1 और 4 स्टेटमेंट ए, 40 का ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। कुषाण शासक ने कश्मीर में हुल्कपुर और जुस्कपुर शहर की स्थापना की थी, ये 2 स्थापना, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं था। इसका आंसर है हुइस्क। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह चिन्ह मिलते हैं। कथन असत्य कथन बताना है। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में वीणा वादक शासक के रूप में अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के बारे में ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि समुद्रगुप्त संगीतज्ञ थे, संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने सिक्कों में वीणा धारण के रूप में अंकन करवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। असत्य बताना तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बाकी के बारे में जानकारी नहीं था, सिर्फ इसके आधार पे हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, उसका आंसर ही हमने 1 निकाल लिया। नेक्स्ट है अधिकारी उनको विभाग। महाबलाधिकृत, बलाधिकृत मतलब बल बहुत है, मतलब क्या होंगे, सेना का प्रमुख होंगे। दंडनायक और दंडपासी, इसमें कन्फ्यूजन होगा। दंडपासी पुलिस विभाग होता है, दंडनायक होता है न्यायाधीश। तो ए का 1, बी का 2 एक ही जुड़ रहा है, ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर होगा। गुप्त काल में तहसीलों को विधि कहा जाता था। गुप्त शासन काल में जो साम्राज्य का विभाजन था, तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में एक बड़ा साम्राज्य होता था, उसके नीचे देश, अवनी या फिर भुक्ति, ये 3 चीज़ एक ही जगह को कहा जाता था। इसके नीचे होते थे विषय, ये साम्राज्य था, ये प्रांत था। विषय जो होते थे वो जिला होते थे, और विषय के नीचे होता है विधि। जिला के नीचे जैसे तहसील होता है उस प्रकार ये तहसील था, विधि। विधि के नीचे होता है पेट। पेट क्या होता है, ग्रामों का समूह होता है। और पेट के नीचे होता है ग्राम। तो सबसे पहले साम्राज्य, उसके नीचे देश, अवनी या भुक्ति, उसके नीचे जिला के रूप में विषय और तहसील के रूप में विधि, उसके नीचे पेट, और एक नगरों को पुर कहा जाता था, जिसका प्रमुख होता था पुरपाल। ये हमारे गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक विभाजन के बारे में था। तो गुप्त काल में तहसीलों को विधि कहा जाता था, तहसीलों को विधि कहा जाता था, ये स्टेटमेंट सही है। गुप्त काल में नगरों को पुर कहा जाता था, जिनके अध्यक्ष थे पुरपाल, ये स्टेटमेंट भी सही है। पेट कई ग्रामों का समूह होता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। कर्ण व शासक, मगध साम्राज्य के शासकों में जैसे ट्रिक है क्या, हसीन मासुक, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो मगध साम्राज्य का आखिरी वंश होता है कण्व वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव इसके संस्थापक थे कण्व वंश की। और कण्व वंश का अंतिम शासक शिशुक था, जिसकी हत्या सुशर्मन ने कर दी थी। असत्य कथन बताना है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, ये तो सत्य है, तो एक तो होगा नहीं, तो असत्य बताना है, एक नहीं है, तो ये गलत हो गया। दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तो सत्य है। तो ऑप्शन या तो बी या तो सी होगा।
तो इसमें क्या गया था, सिमुक के बारे में बहुत फेमस होता है। सिमुक जो है वो सातवाहन शासक के संस्थापक है। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है, जिनकी हत्या सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है, जिनकी हत्या सुशर्मन ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। राज्यवंश और उसके संस्थापक है। शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग होंगे। ए का 3 तो ये 2 ऑप्शन होंगे, ये दोनों ऑप्शन कट गए। हिंदू यूनानी कुषाण और वाकाटक। वाकाटक के बारे में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो वाकाटक के संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। तो डी का हो गया 2, डी का हो गया तो 2, ये दोनों होंगे। हिंदू यूनान का डेमेट्रियस है, बी का 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस है और इनके पुत्र हैं किम कटफिसस, जो भारत में वास्तविक संस्थापक हैं किम कटफिसस। इनके पिता हैं कुजुल कटफिसस। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख माना जाता है। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख के बारे में बताया जाता है कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी, जो कि तीवर देव की माता थी, के द्वारा बौद्ध संघ में दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध अशोक की पत्नी कारुवाकी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख है। निगलिवा जो है वो नेपाल के तराई से मिला है। हाई डेस्पीच का युद्ध, इसको हाई डेस्पीच का युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमको असत्य बताना है तो एक असत्य है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन में एक है, तो ये हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बुसुफेला नगर बसाया था। सिकंदर की सेना ने सतलुज नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की जो सेना थी वो व्यास नदी को पार करने से मना किया था, ना कि सतलुज नदी को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना किया था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। असत्य बताना है तो 3 भी असत्य और 1 भी असत्य, 1 असत्य और 3 असत्य। तो ये भी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं। तो सिकंदर के ये झेलम के नदी के किनारे हाई डेस्पीज युद्ध के बारे में है कि हाई डेस्पीज युद्ध को झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहते हैं, कि किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन पोरस की वीरता को देख के सिकंदर ने उससे मित्रता कर ली थी और उसका राज्य वापस सौंप दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास या विपाशा नदी के से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट है। और सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेल था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेल था। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर अपने घोड़े के नाम पे वहीं पे उसको दफनाया और उसके नाम से एक नगर बसा दिया, बुकुफेला नगर। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। संगम काल में मंत्रियों को अमात्यक्षर कहा गया है, ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है। ये स्टेटमेंट सही है। संगम काल में न्यायालय को मनरम कहा जाता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री का पद होता था, ये स्टेटमेंट सही है। राधागुप्त बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री था। तो राधागुप्त जो है और अशोक के प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना और इनके शासनकाल में चाणक्य जो थे वो तो इनके प्रधानमंत्री थे। जब चाणक्य की मृत्यु हो गई तो राधागुप्त जो है, राधागुप्त भी इनके प्रधानमंत्री हुए। तो बिंदुसार के समय राधागुप्त इनके प्रधानमंत्री हुए। तो राधागुप्त
चाणक्य बिंदुसार के समय चाणक्य राधागुप्त नाम यहाँ पे खल्लाटक जो हैं बिंदुसार के समय चाणक्य कुछ समय थे और उसके बाद चाणक्य के एक प्रिय शिष्य थे खल्लाटक, उन्होंने ये प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो बिंदुसार के समय 2 प्रधानमंत्री थे। तो बिंदुसार के समय और राधागुप्त के बारे में बताते हैं। राधागुप्त जो हैं वो अशोक के प्रधानमंत्री थे। राधागुप्त जो हैं वो अशोक के प्रधानमंत्री हैं। अशोक के मैंने प्रधानमंत्री का पद को अशोक ने प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया, ये गलत है क्योंकि अशोक के प्रधानमंत्री थे राधागुप्त, तो ये स्टेटमेंट गलत है। राधागुप्त बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे नहीं, बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लाटक प्रधानमंत्री थे। असत्य कथन 2 और 3 इसके असत्य होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय इतिहास के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी पार्ट 1 हुआ, जल्द ही इसका पार्ट 2 लाने का कोशिश रहेगा मेरा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।